हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन एक्चुअली क्या होता है। दिस इज द सेट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स which are connected in series। एक के पीछे एक लगा हुआ होता है डेटा, उसी को बोलते हैं आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट इज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये इसमें एक्चुअली कितने फेसेस होते हैं हमारे, ये मैं फेसेस बता रही हूँ। एक मतलब हम जब किसी को भी एग्जीक्यूट करते हैं, हमने एक प्रोग्राम लिया जो कि हमने फैच करा मेमोरी से, है ना। मेमोरी से हमने फैच किया और उसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें 5 फेसेस मतलब होंगे जिससे वो क्लियर करेगा। देखो फर्स्ट होता है हमारा आई एफ हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फैच। दिस इज द इंस्ट्रक्शन फैच। नेक्स्ट वन इज द आईडी, इंस्ट्रक्शन डिकोड। एंड देन ओएफ इज द ऑपरेंट fetch, and then operand execute is the operand execute, and last one is the operand store। तो ये हमारे 5 फेसेस होते हैं जिसको कंप्लीट हम करते हैं तो हमारा जो अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो पाइपलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाइपलाइन में हमारी ये 2 टाइप्स की होती है पाइपलाइन। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी नॉन पाइपलाइन, ये हो गई नॉन पाइपलाइन, और एक हो जाती है हमारी पाइपलाइन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन में। देखो अगर हमने बोला कि एक प्रोग्राम ये 5 फेसेस से होकर के निकल रहा है, यानी कौन कौन से, एक है हमारा आईएफ, आईडी, ओएफ, ओई एंड ओएस। ठीक है, अब इसको ले लिया हमने, ये इंस्ट्रक्शन है हमारी सपोज। ठीक है, अब नॉन पाइपलाइन होगा कि ये वाला फेस कंप्लीट जब हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा फेस स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पर से दूसरा फेस, यानी i+1 से सेकंड फेस स्टार्ट होगा। ये आईडी, फिर ओएफ, ओई एंड ओएस, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड फेस स्टार्ट होगा। तो जितने भी हमारे होंगे वो उस तरह से हमारे को मतलब जो नेक्स्ट के एक कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड वन स्टार्ट होगा। तो इसमें एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जैसे हमने एक फेज़ को कंप्लीट करने में 5 फेसेस होते हैं, तो एक फेज़ को कंप्लीट करने को हम बोल देते हैं फेज़ ड्यूरेशन। इसे डिनोट करते हैं टीपी से। टीपी इज़ द फेज़ ड्यूरेशन। ठीक है, लेकिन एक पूरे के पूरे हमारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, यानी इसको कंप्लीट होने में, ये जो हमारा टाइम है कि टोटल इंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन, ये किसे बोलते हैं हम, टीएन किसे बोल देते हैं हम, टोटल इंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन। ठीक है, तो यानी ये टीपी हो गया और ये टीएन हो गया। अब ये वाला दोनों किसके लिए था, हमारा नॉन पाइपलाइन के लिए था। अब लेकिन अगर हमने पाइपलाइन की बात करते हैं तो देखो पाइपलाइन में कैसे होता है, नॉन पाइपलाइन तो समझ जाएंगे, एक कंप्लीट होगा फिर स्टार्ट होगा। अब अगर हम पाइपलाइन की बात करते हैं, पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग, देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमने करा, ये एक लिया हमने फेस, तो अब इसमें आई है हमारे पास में, ये 5 फेसेस में इसको डिवाइड कर दिया। जो भी हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करने के लिए, आईडी, ओएफ, ओई एंड ओएस। ठीक है, एक कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा ना, इसके आगे से स्टार्ट होगा।
बस एक छोड़ देंगे, यानी आईडी के नीचे आईएफ आ जाएगा, ओएफ के नीचे आईडी आ जाएगा, देन फिर ओएफ आएगा, ओई आएगा एंड ओएस आएगा, यानी ये हमारा i+1। फिर जो थर्ड वन स्टार्ट होगा वो इससे और एक आगे, तो यहाँ पर आईडी के नीचे आईएफ आ गया, देन फिर आईडी आया, फिर ओएफ आया, फिर ओई आया और फिर ओएस, यानी ये आया i+2 में। तो देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आईडी के नीचे आईएफ आ रहा है, यानी एक मतलब जो सीरीज़ हमारी बन रही है वो सेम नहीं आ रही है कि अगर ओएफ के नीचे ओएफ कभी नहीं आएगा, हमारा एक एक स्टेप आगे बढ़ करके आएगा, तो वो एक कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ एक फेस कंप्लीट होता है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा सिस्टम भी फास्ट हो जाता है। अगर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर सपोज इसमें टाइम कितना लग रहा है, अगर हमने 3 ही करे हैं, 3 को एग्जीक्यूट करा है, तो इसमें जो हमारी नॉन पाइपलाइन था, तो नॉन पाइपलाइन में अगर हमने लिया था 3 का ही, तो उसमें हमारे को फेस ड्यूरेशन कितना लगा था भाई, 5 एक में लगा, फिर 5 दूसरे में लगा, फिर 5 तीसरे में लगा, यानी 15। लेकिन इसमें कितना लग रहा है, देखो 5 फर्स्ट में लग रहा है, फिर 1 लग रहा है, फिर 1 लग रहा है, यानी टोटल कितने लग रहे हैं, 7। तो इसमें क्या ड्यूरेशन आ गया, इसका 7 हो गया टोटल फेस ड्यूरेशन, टोटल फेस ड्यूरेशन, ठीक है। अब ये 7 है हमारा, तो यानी उससे तो भाई ये आधा ही रह गया, आधे से भी कम रह गया, यानी फास्ट हो गया हमारा। अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये जो इम्प्रूव कर गया सिस्टम हमारा, इसमें क्या हो गया हमारा, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, एक तरह से सिस्टम परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव कर गई। ठीक है, वो ये इम्प्रूव कर गई हमारी। अब इसमें हमारे को अगर हमने एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल हम कैसे ले रहे हैं, अगर हमारे पास में ये एग्ज़ाम्पल है AI, इसका फ्लो चार्ट में हम कैसे बनाएंगे, BI+CI है। अब इसको देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ से हमने लिया R1 में हमने पहले इसे कर दिया, यहाँ से, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन ना, मतलब हम ऑपरेंड को डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे एक तरह से इनपुट आ गए, है ना, इनपुट है हमारे AI एंड BI, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कर दिया R1 इंटू R2, इसको R3 में शिफ्ट कर दिया। देन फिर CI है, तो CI को हमने कर दिया R4 में, R4 में करा, और फिर R5 में हमने क्या करा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हमने एक तरह से ये R3 और R4, यानी कितनी स्टेजेस हुई हैं। अगर हमें प्रोग्राम परफॉर्म करना है, इसके लिए हम चेक करें कि हमारे पास में कितनी स्टेजेस हुई हैं, तो स्टेजेस हमारी इस प्रोग्राम के लिए कितनी हो जाएंगी, 3 स्टेजेस हो जाएंगी, कि कितने हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करा, उसके बाद में पहले इसको हमने भाई इसमें इनपुट लेके मल्टीप्लाई करा, और फिर एडिशन करके हमने R5 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से हम इसका अगर डायग्राम बनाते हैं, तो देखो डायग्राम कैसे आएगा हमारा, ये R1 है, ये हमने AI ले लिया, यहाँ से ये R2 है, ये हमने BI ले लिया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमने R3 में शिफ्ट कर दिया। यहाँ से एक हमने लिया CI लिया, CI को हमने करा R4 में करा, और फिर इन दोनों को हमने किस में कर दिया, एडर में, एडर में करा, और एडर से हमने आउटपुट ले लिया R5 के थ्रू, हमारा ये आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हमारा ये फ्लो चार्ट बन जाता है। अब इस वाले फ्लो चार्ट में हमारी जो सेगमेंट्स हैं या स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस आ गई, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली स्टेजेस हमें आगे कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इसमें कितनी स्टेजेस आ रही हैं, कितने में प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो इसके बाद हमारा आ जाता है इसमें नेक्स्ट की, हमारे को जो फार्मूलाज हमें देखने पड़ते हैं। तो फार्मूलाज हमें कैसे देखना पड़ेगा, एक है हमारा स्पीड अप, क्योंकि इसमें स्पीड फास्ट हो जाती है। तो अगर हमारे पास में वी हैव n टास्क, अगर n टास्क हैं एंड दे हैव टू बी एग्जीक्यूट
इन अ के स्टेज भी बोलते हैं, इसे सेगमेंट भी बोलते हैं। के स्टेज पाइपलाइन सिस्टम एंड क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन सिस्टम इज टीपी। पाइपलाइन सिस्टम है तो टीपी। देयर इज नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, देयर आर नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, कितने क्लॉक साइकिल्स हैं रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन टास्क। ठीक है, एन टास्क के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है n+k-1। एन तो है हमारे पास में नंबर ऑफ टास्क, ठीक है, और के है हमारी स्टेजेस या सेगमेंट्स। तो अब यहाँ से हम ये फॉर्मूले से हम जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे को टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन टास्क, अगर इतना चाहिए तो हमारा आ जाएगा -1 × TP। ठीक है, और TP हमारा क्या आ जाता है, TP हमारा हो जाता है एज TP = टाइम ऑफ 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, ये तो हमारा क्लॉक साइकिल के लिए आ गया। अब अगर हमारे को स्पीड निकालनी है तो इफ़ द क्लॉक साइकिल टाइम फॉर अ नॉन पाइपलाइन सिस्टम टाइम required by a non-pipeline system to execute one task equal to, हम इसे डिनोट करते हैं TNP। so to execute n task is non-pipeline, तो कितना आ जाएगा, सिस्टम मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू n × NTP। तो स्पीड अप फैक्टर कितना आ जाएगा, स्पीड अप फैक्टर ऑफ पाइपलाइन सिस्टम इक्वल टू कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय नॉन पाइपलाइन सिस्टम डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, तो यानी S = n × नॉन पाइपलाइन टाइम डिवाइड बाय TP पाइपलाइन सिस्टम। तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल लेंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड अप फैक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मतलब नॉन पाइपलाइन का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसे नंबर ऑफ टास्क से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही हम पाइपलाइन का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा स्पीड अप फैक्टर। और इसी में अगर हमारे को मैक्सिमम स्पीड अप फैक्टर निकालना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम, TNP डिवाइड बाय TP। तो मैक्सिमम स्पीड फैक्टर आ जाएगा TNP डिवाइड बाय TP। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।